नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्ने। एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है एक्ने, और जो भी हमारी यंग जनरेशन है सबसे ज़्यादा वही लोग अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से। तो अगर हम कहें तो जो एडोलेसेंस एज होती है, जो प्यूबर्टल या टीनेजर वाली एज में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी जो होती है वो है एक्ने। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्ने होता कैसे है, क्या इसके रीज़न्स हैं, क्या कारण है और क्या इसका इलाज है, और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं इसके लिए। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि होता कैसे है एक्ने। तो जब भी आप पैदा होते हैं तभी यह डिसाइड हो जाता है कि आपको आगे जाके एक्ने होगा या नहीं। मतलब जिसको हम कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक्ने में होता है। अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स को एक्ने रहे होंगे तो आपको भी एक एज के बाद एक्ने होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हमने कहा कि जैसे ही हमारे को प्यूबर्टी शुरू होती है, यूँ कहें कि 10, 11, 12, 13 साल के बाद एक्ने होने की संभावना होती है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि एक्ने सिर्फ इसी एज में हो। कभी कभी न्यूनेटल बच्चे को भी, जो बच्चा तुरंत अभी पैदा हुआ है, उसे भी एक्ने हो सकता है, जिसको हम न्यूनेटल एक्ने कहते हैं। इन्फेंटाइल मतलब जो शिशु हैं उन्हें भी एक्ने हो सकता है, जिसको हम इन्फेंटाइल एक्ने कहते हैं। एक एज के बाद, जैसे हम यूँ कहें कि 30s, 40s और 50s में भी एक्ने हो सकता है, जिसको हम अडल्ट ऑनसेट एक्ने कहते हैं। कारण सब एज में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी हमें यंग एज में, हमने जैसे कि बताया कि जो भी एडोलेसेंट या जो टीन एज में जो एक्ने होता है उसमें मैक्सिमम जो रीज़न होता है वो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। जैसे ही आप बड़े होना शुरू होते हैं, बचपना छोड़ के जब आप टीन एज में या प्यूबर्टी में जाते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि एक्ने कर सकता है। तो जो भी है मेल हार्मोन्स या फीमेल हार्मोन्स जब ये सेक्रेट होना शुरू होते हैं हमारे गोनाड से, तब स्किन के कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हम सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, या इनको पाइलोसेबेसियस यूनिट्स कहते हैं। इनमें चेंजेस आना शुरू होते हैं और जिसकी वजह से हमारे को एक्ने शुरू होते हैं। तो जैसे ही हार्मोनल फैक्टर्स का असर होता है सेबेसियस ग्लैंड पे, वो बड़े होने लगते हैं, साइज एनलार्ज होने लगता है, और उसमें जो उनका रास्ता होता है जहाँ से सीबम सेक्रेट होता है वहाँ पे प्लगिंग होने लगती है, जिसकी वजह से सीबम अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और फिर एक्ने के दाने आते हैं। एक्ने पे आमतौर पे हम ये देखते हैं कि अलग अलग किस्म के दाने हो सकते हैं, जिसको हम अलग अलग स्टेजेस में बांटते हैं कि एक्ने कौन से ग्रेड का है। स्टेज यूँ कहें कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 एक्ने को हम अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं उनके सीवियरिटी के अनुसार, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज होता है। तो हम रीजंस की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो ये होता है कि जो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं वो उसमें प्ले करते हैं। उसमें शुरू होता है एक्ने उस एज में हार्मोनल की वजह से, प्लस कुछ और रीजंस हो सकते हैं, जैसे कभी कभी कुछ दवाइयों की वजह से, जिसको हम कहते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं स्टेरॉयड्स। स्टेरॉयड्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। खाने वाले स्टेरॉयड्स हो सकते हैं, लगाने वाले जो टॉपिकल स्टेरॉयड्स हो सकते हैं, ओरल स्टेरॉयड्स हमने कहा, इंजेक्टेबल स्टेरॉयड्स हो सकते हैं, जो कि इस तरह के अलग अलग बीमारियों में दिए जाते हैं और वो एक्ने कॉज कर सकते हैं, जिसको हम एक्नेफॉर्म एरप्शंस कहते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी एपिलेप्टिक्स मेडिकेशंस होती हैं या कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से एक्ने हो सकता है।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉस्मेटिक एक्ने कहते हैं। कुछ हार्मोनल दवाइयों की वजह से भी एक्ने हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी जिसको हम कहते हैं कि ऑक्लूसिव रीजन से, जैसे अगर आप हेड बैंड्स का यूज़ कर रहे हैं या बैक पैक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से मैकेनिकल एक्ने या फ्रिक्शनल एक्ने भी हो सकता है। तो मोटे मोटे ये कारण हैं जिसकी वजह से एक्ने होते हैं। जो क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं इसके, हमने आपको बताया था कि ये अलग अलग टाइप के एक्ने हो सकते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं वो बड़े बड़े उसमें दाने हो सकते हैं, जिसको हम पैप्यूल्स कहते हैं, या कभी कभी उसमें पस इकट्ठा हो जाता है जिसको हम पस्ट्यूल्स कहते हैं। कभी कभी और ज़्यादा पस इकट्ठा हो जाता है और बड़े बड़े सिस्ट बन सकते हैं, जिसको हम नोडुलोसिस्टिक एक्ने कहते हैं, जो कि एक तरह से सबसे सीवियर फॉर्म होता है एक्ने का, और जिसमें जब वो हील होता है तो काफ़ी स्कारिंग करके जाता है और चेहरे में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स और PIH कहते हैं, जिसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, वो हो सकता है, जो कि ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा मुश्किल पैदा करता है। कुछ लोगों को नॉन इन्फ्लेमेटरी रीजंस होते हैं, जिसको हम फॉर्मिडोनल एक्ने कहते हैं, जिसमें रेडनेस या पस्ट्यूल्स या पैप्यूल्स नहीं बनते हैं, बस छोटे छोटे हल्के से दाने होते हैं चेहरे पे, जो कि हमने कहा कि कॉमेडोनल एक्ने कहता है। हालांकि वो भी इतना ईजी नहीं होता है ट्रीटमेंट करने में, काफ़ी समय उसमें लग सकता है। फिर हम आते हैं कि जांचें, इसमें क्या जांचें कराई जाती है। आमतौर पे हमें एक्ने में जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें कि कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को एक्ने हो सकता है, कि जिसकी वजह से फिर हमें जांचों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फीमेल्स में अगर PCOS की प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ की कुछ हार्मोनल थेरेपी चल रही है जिसकी वजह से एक्ने हो रहे हैं, तो हमें कुछ जांचों की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें एक्ने एक फाइंडिंग होती है और हम ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि इसके साथ कोई और सिम्टम्स हैं, तो हम उन सिंड्रोम्स की जांच करा सकते हैं। फिर आते हैं हम ट्रीटमेंट की बात। तो ट्रीटमेंट जो हमारा होता है वो जो एक्ने का ग्रेड होता है, किस ग्रेड में है एक्ने, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट एजेंट हम डिसाइड करते हैं। लगाने वाली दवाइयाँ टॉपिकल एजेंट्स भी होते हैं, ओरल थेरेपी भी चलती है अगर सीवियर स्टेज में है। तो जो दवाइयाँ होती हैं बेसिकली उनका नाम तो हम नहीं आपको बता सकते हैं, बट रेटिनॉइड्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, कभी कभी हार्मोनल एजेंट्स होते हैं। अगर आपको अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हमने कहा कि जो भी रीजंस है, रीजंस स्पेसिफिक दवाइयाँ फिर हम चलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जितना भी ट्रीटमेंट चलाते हैं उसके बावजूद भी एक्ने ठीक नहीं हो पाते हैं, तो हमें कुछ मैनुअल थेरेपी करनी पड़ती है, जिसको हम प्रोसीजरल थेरेपी कहते हैं। इसमें हम कभी कभी मैनुअल एक्सप्रेशंस कहते हैं, जो कोमेडोन्स हैं, साथ में कुछ सर्जिकल, जैसे कि अगर सिस्ट्स वगैरह बने हुए हैं तो उनको हमें कुछ इंजेक्टेबल दवाइयाँ होती हैं, उनके अंदर इंजेक्ट करके उनको हम उनका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। या बड़े एब्सेस बने हुए हैं या तो उस एब्सेस को हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको सर्जिकल थेरेपी से, उसको जिसको हम कहते हैं कि इंसिजन एंड ड्रेनेज करके। इसके अलावा कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लेज़र थेरेपी या लाइट थेरेपी भी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ओरल एंड टॉपिकल थेरेपी। जब हम एक्ने की बात करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जैसे हमने कहा कि ये यंग एज में होता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत होती है या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि चेहरा आपका सबसे प्राइम कॉस्मेटिक एरिया है और आपकी पहचान आपके चेहरे से है। तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होती है, यूँ बताएं कि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि जो को 3-3 4-4 महीने से स्कूल नहीं गए हैं सिर्फ एक्ने की वजह से। तो कभी कभी इसमें काफ़ी हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है और कभी कभी हमें कुछ इस तरह की दवाइयाँ भी, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह चलानी पड़ती है। तो एक्ने एक सिर्फ बीमारी ना हो के कभी कभी ये हमारे दिलो दिमाग पे भी असर डालता है, सिर्फ ये फिजिकल फैक्टर नहीं रह जाता है।
तो इस तरह जो भी एक्ने का हमने बताया, तो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं एक्ने की, इसमें जो थेरेपी हमने बताया, तो एक लंबा इलाज चलता है। जब भी हम दवा इसमें शुरू करते हैं तो कभी कभी महीनों लग जाते हैं दवा का इफेक्ट आने में। तो हमेशा ये बताते हैं कि आप धैर्य रख के इलाज करें। समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा। इसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन ठीक ज़रूर होगा अगर आप डॉक्टर्स की एडवाइस मानेंगे, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों की पिकिंग की हैबिट्स होती है, नोचते हैं उसको, और जिसकी वजह से एक्ने बढ़ सकते हैं। उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि ट्रीटमेंट में और ज़्यादा समय लगा सकता है, और बाद में फिर ये ज़्यादा स्कार छोड़ के और ज़्यादा फिर मार्क्स या पीआईएच छोड़ के जाता है। तो खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा मैनुअल एक्सप्रेशन से खुद से करने की कोशिश ना करें, और बहुत ज़्यादा ऑयल मसाज या बहुत ज़्यादा बार बार चेहरे धोने से, जो सोप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फेस वॉशेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें कंडीशन और वर्सन हो सकती है। जाड़े के मौसम में हमारा चेहरा भी ड्राई होता है, तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें धूप में ज़्यादा जाना होता है। तो इस तरह हम इसमें एक अच्छे मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन को भी ऐड कर सकते हैं, या कोई फेस वॉश या कोई क्लेंजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंटल थेरेपी के रूप में। तो मेरे ख्याल से जो भी एक्ने से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। फिर भी कभी कभी कुछ होता है कि आप के कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेरीज हों, जो कि आप जब आप क्लिनिक में आएंगे तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो आपकी कुछ अलग से कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हों या प्रश्न हो जो कि मैं इसमें ना बता पाया हूँ। तो एक अवेयरनेस वीडियो के बारे में जितना मैं एक्ने के बारे में बता सकता हूँ उतना मैंने बता दिया। धन्यवाद।